Once again, my dear students, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students of class 9th, I hope that all of you are enjoying my video lecture. ये हमारा 9th वीडियो लेक्चर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सीरीज का। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को हमने टोटल 9 वीडियो में सिक्वेंशियली 1 बाय 1 आपके लिए प्रोवाइड किया है। पूरा का पूरा 9 वीडियो देखते हैं तो एनसीईआरटी के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक एक न्यूमेरिकल आपके पास, उसका सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन आपके पास मौजूद होगा। राइट? सो हमारे साथ बने रहिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के लिए। आगे भी हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे और यकीन जानिए, अगर आप हमारे साथ तपस्या चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस सी फर्स्ट, आज हम लोग यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला प्रॉब्लम और आखिरी प्रॉब्लम, ये 2 प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट बेस्ड है और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। क्या पूछ रहा है ये अभी हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो लेट अस सी, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 130 पे अवेलेबल है। पढ़िए क्या कह रहा है। द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, मींस चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी एक रुके हुए ऑब्जेक्ट के तुलना में ये ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है, तो उसे को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी इन मोशन। तो लिसन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि टाइम 0 पे जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 0, 1 पे 1 मीटर, 2 पे 8 मीटर, 3 पे 27 मीटर, इस तरीके से प्रश्न किया जा रहा है कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कहेंगे इस टेबल को देख करके। इस टेबल को देख करके एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कहेंगे। पूछ रहा है कि इज इट कांस्टेंट, क्या जो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट होगा, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ होगा, डिक्रीजिंग घटता हुआ होगा, जीरो होगा। यानी 4 ऑप्शन आपके लिए दिया जा रहा है कि एक्सेलरेशन के बारे में बताइए इस टेबल को देख करके कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या 0 होगा। ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, व्हाट डू यू इन्फो अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इस टेबल को देख करके आप क्या कंक्लूड करोगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है। तो ये 2 बातें इस प्रश्न में पूछा गया है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं होने के बावजूद भी एनालिटिकल है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। सो लेट अस सी, सबसे पहले ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ध्यान से देखें। टाइम जब 0 है, t इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू, या ऐसे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 0, मीटर में रखा हुआ, सेकंड में रखा हुआ। जब t इज इक्वल टू 1 हुआ तो s इज इक्वल टू भी 1 हुआ। जब t इज इक्वल टू 2 हुआ तो s इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, दैट इज 2q। आर यू गेटिंग इट। 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। जब t इज इक्वल टू 3 हुआ तो s इज इक्वल टू कितना हुआ है, 27। दैट मीन्स 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3q। ध्यान से देखिए, टाइम t 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस s, टाइम का q, टाइम 2 तो डिस्टेंस s, 2 का q, यानी t का q। लिसन, आगे देखते हैं, क्या आगे भी ऐसा ही है। t इज इक्वल टू 4, तो s कितना हो रहा है, 64। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 64 जा 64, यानी 4 रेज टू 3। जब t इज इक्वल टू 5 होगा तो s इज इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है, 125। दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। यह आपको कंक्लूड करना होता है देख करके लॉजिकली। 5 इंटू 5 125, 125 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, यानी सेम थिंग 5q।
t इज इक्वल टू 6 लिया तो s कितना हो रहा है भाई 216। 216 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। देख लीजिए 6 छक्का 36, 36 में जैसे गुना करेंगे 216 आ जाएगा यानी 6 क्यू। t इज इक्वल टू 7 लेंगे तो s इज इक्वल टू क्या है 343 बराबर क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 7 क्यू। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये टेबल कह रहा है कि हकीकत में S इज इक्वल टू क्या है टी क्यू। मिटा रहा हूं इसे, S इज इक्वल टू क्या है टी क्यू, यानी जैसे जैसे S बढ़ेगा, सॉरी जैसे जैसे T बढ़ेगा, जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे S बढ़ेगा, लेकिन किस अनुपात में बढ़ेगा TQ के फॉर्म में। S इज द डिस्टेंस, T इज द टाइम, यानी अगर S टाइम जो है 1 सेकेंड तो डिस्टेंस भी 1Q मींस 1 मीटर। अगर ये 5 तो S कितना 5Q दैट मींस 125। मींस यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस टेबल दैट S is directly proportional to time Q, right? Distance is directly proportional to cube of time, cube of time, time के Q के प्रोपोर्शनल है। ये बात अगर समझ में आ गई है तभी जाकर के ये कुछ कंक्लूड हम कर सकते हैं, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर। टेबल से ये बात समझ में आ गया? अगर टेबल से ये बात समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। क्या आगे चलते हैं भाई? क्या पूछ रहा है प्रश्न देखें। अब कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन के बारे में कंक्लूड कीजिए, हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन के बारे में बताइए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, जीरो है, क्या है? तो जरा सोचिए, आपको हमने पढ़ाया है कि अगर हमारा मोशन यूनिफॉर्म है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन आता था, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। मींस यू कैन से S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T फॉर A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन 0 होने के लिए डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होना चाहिए। वैसे भी एक फॉर्मूला मोशन का बता रहा हूं, सेकंड फॉर्मूला S इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। अगर A की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ut, S इज इक्वल टू ut। तो भाई S इज इक्वल टू ut का मतलब क्या हुआ, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T बढ़ेगा तो हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा। तो भाई अगर एक्सेलरेशन 0 होना है तो हर हाल में S शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बट हियर वी हैव कंक्लूडेड, हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ पे S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ। तो इसका मतलब कि कंक्लूजन क्या निकला कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन जो है 0 नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आया? यू मस्ट एक्सप्लेन कि एक्सेलरेशन को 0 होने के लिए हर हाल में डिस्टेंस शुड बी प्रोपोर्शनल टू टाइम, but here since distance is proportional to time q and that's why acceleration can't be 0. Is it clear? समझ में आया आपको? एक्सेलरेशन 0 क्यों नहीं, यानी ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल गलत है। अब चलते हैं देखते हैं कि भाई क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जरा याद कीजिए, इसके लिए मोशन का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने मोशन के वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आया था, वो कॉन्सेप्ट को एक बार रेफर कर लीजिए, राइट? जरा देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, ये मान के चल रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही तो फॉर्मूला बताया था S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस फॉर्मूले से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि S जो है T स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। S शुड बी प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। अब जरा सोचिए,
कह रहा है कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होना चाहिए? एस शुड बी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, डिस्टेंस को टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन हमारे डेटा के अकॉर्डिंगली हियर एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, नहीं, यहां पे एस जो है टी क्यू के प्रोपोर्शनल है। सो इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहां पे कांट बी कांस्टेंट, राइट। यानी दूसरा ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, राइट। ना तो कांस्टेंट होगा ना तो जीरो होगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई? ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा। जब भी आप जवाब देंगे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो आपको यही कहना है कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट मींस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। And here, according to the data, according to the table, S is directly proportional to TQ. So acceleration can't be constant in this case. Is it clear? Come to the next. अगले पे देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है। कह रहा है increasing और decreasing, घटता हुआ या बढ़ता हुआ। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड वैसे वैसे बढ़ रहा है। इसका मतलब डिक्रीजिंग तो हो ही नहीं सकता, तो इंक्रीजिंग ही होगा। लेकिन कैसे हम प्रूफ करें लॉजिकली, क्या कॉन्सेप्ट है, जरा समझने की कोशिश करें। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ है, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ है। कांस्टेंट होता तो टी स्क्वायर में काम चल रहा होता, TQ है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है जो डिस्टेंस कवर्ड है उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते जा रहा है। जरा ध्यान से देखिए, 1 में 1, 2 में 8, 3 में 27, मतलब जो रेशियो है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है हमारा क्या है? इंक्रीजिंग है, राइट। इंक्रीज करता हुआ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है, इंक्रीज करता हुआ एक्सेलरेशन है ना। जीरो है, जीरो होने के लिए एस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कांस्टेंट भी नहीं है, फॉर दैट एस शुड बी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यहां पे चूंकि एस इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यू एंड दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। दूसरा आप प्रश्न कर रहा है, यहाँ पे क्या प्रश्न कर रहा है, ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू इन्फॉर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स तो लग रहा है। चूंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है तो फोर्स लग रहा होगा। फोर्स कैसा लग रहा होगा? क्या कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा? कैसा फोर्स लग रहा होगा? तो ध्यान से सोचिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़ाया है हमने? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़ाया है? मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो तो सेम है। एक्सेलरेशन लेकिन बदल रहा है। अभी इस टेबल से यही पता चला कि जो हम डिवाइस के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स में हम लोग क्या बदल रहे हैं? एक्सेलरेशन। और भी कैसा है? इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ है। हर एक इंटरवल के टाइम के बाद वो बढ़ जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, जरा सोचिए, जब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा? So that means since here the acceleration is increasing, that means accelerating force must be increasing. तो क्या कंक्लूड करोगे? कंक्लूड करोगे कि भाई यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, कैसा फोर्स होगा? इंक्रीजिंग फोर्स होगा। Here the force is increasing with respect to time. Is it clear? क्यों इंक्रीजिंग? तो आपको यही स्पेसिफाई करना है कि चूंकि F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड हियर वी हैव कंक्लूडेड दैट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एंड दैट्स व्हाई F इज इक्वल टू ma, ma इज आल्सो इज इंक्रीजिंग, मींस फोर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1, NCERT बुक, पेज नंबर 130, राइट। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम लोग दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करने। ये सेक्शन मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम समाप्त।
मैं फिर से बता दूं, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ये आखिरी वीडियो लेक्चर है। इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा वो रेफरेंस बुक से होगा, कराएंगे हम सारा। मैंने आपको कहा है, आपसे प्रॉमिस किया है कि हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलेगा। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, जरा पढ़िए। 2 पर्सन मैनेज टू पुश अ मोटर कार। 2 जने हैं, एक मोटर कार को पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। मोटर कार का वजन है 1200 kg, 1200 किलोग्राम का मोटर कार है। एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a level road, प्लेन रोड है, इसके ऊपर इसे मूव करा रहे हैं विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कितने पर्सन? 2 पर्सन, 2 पर्सन, राइट। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन। अब क्या हो रहा है, इसी मोटर कार को 3 लोग धकेल रहे हैं। सड़क भी वही है, अब कितने लोग धकेल रहे हैं? 3 लोग धकेल रहे हैं, 3 पर्सन, राइट। 3 पर्सन टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। अब क्या हो रहा है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, अब एक्सेलरेशन हो रहा है। कितना? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विथ व्हाट फोर्स दैट ईच पर्सन पुशेस द मोटर। भाई जो एक जना है, 2 जना धकेल करके इसको यूनिफॉर्म मोशन में ला रहा है, 3 जना धकेल करके एक्सेलरेटेड मोशन में ले आ रहा है। पूछ रहा है कि व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर। हर एक जना कितने फोर्स से मोटर को पुश कर रहा है। यहां पे एक कंडीशन सपोज किया है, सपोज ऑल द पर्सन पुश द मोटर कार विथ द सेम मस्कुलर फोर्स। यानी जो पर्सन से, ये नहीं कि एक तगड़ा इंसान है और एक कमजोर इंसान है, जितने भी पर्सन पुश कर रहे सब सेम फोर्स, सेम मस्कुलर फोर्स से पुश कर रहे हैं, राइट। तो जरा सोचिए क्या होगा इसका जवाब। लेट अस सी, इसे इरेज कर रहा हूं मैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझिए कि एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए कितने फोर्स की जरूरत होती है। अनबैलेंस फोर्स चाहिए, तो याद रखोगे एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के साथ जो कांटेक्ट है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। जितना ये फ्रिक्शनल फोर्स है, एग्जैक्टली उतना फोर्स अगर लगा दें तो ऑब्जेक्ट हमारे यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। To bring an object in uniform motion, it is required to provide a force equal to the frictional force, right? तो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर का फोर्स हमें क्या लाना पड़ेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जरा सोचो, 2 पर्सन है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक पर्सन का फोर्स कुछ है। लेट फोर्स exerted by 1 person is equal to F। तो भाई कितने जने फोर्स लगा रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन? फॉर यूनिफॉर्म मोशन कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं? 2 लोग। तो दैट्स व्हाई F प्लस F, दैट मींस 2F। कितना फोर्स लगा? 2F। 2F फोर्स लगा रहे हैं बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में लगाने के लिए। और हमने बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ता है? अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्शनल फोर्स। तो हकीकत में फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स बराबर 2F हुआ इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो हकीकत में फ्रिक्शनल फोर्स 2F है। अब 3 जने फोर्स लगा रहे हैं, किसके लिए? एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं? 3 लोग। इसे मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन मिटा ले रहा हूं, देख लीजिएगा आप। सिर्फ याद रखना है कि एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड। लेट अस सी, अब 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। फोर्स इज इक्वल टू F प्लस F प्लस F, दैट मीन्स 3F। कितना फोर्स लगा? 3F। लेकिन इस 3F फोर्स में से 2F फोर्स जो है वो तो केवल फ्रिक्शनल फोर्स को डिस्कार्ड करने में यूटिलाइज हो रहा है। एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स लगा? मात्र 3F माइनस 2F फोर्स। सो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर acceleration is equal to 3F minus 2F
दैट इज एफ, राइट? इज इट क्लियर? तो हकीकत में जो एफ फोर्स यानी एक इंसान का जो फोर्स है वही इस एक्सेलरेशन को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है? एक्सेलरेटिंग फोर्स है एफ। एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है? एफ। और मास कितना है? 1200 kg। और एक्सेलरेशन कितना है? 0.02 मीटर पर सेकेंड। सो फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1200 kg, एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स 12 दूना 24, 2400, एक अंक के बाद डेसिमल, 240 kg मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स क्या हो गया? सॉरी, मीटर पर सेकेंड लिख दिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स 240 न्यूटन। 240 न्यूटन का एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए। तो ये तो एक ही जने का फोर्स है ना। सो दैट्स व्हाई द फोर्स exerted by a single person is 240 न्यूटन। हर एक इंसान कितना फोर्स लगा रहा है? 240 न्यूटन। इज इट क्लियर? लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एक इंसान कितना फोर्स लगा रहा है? 240 न्यूटन का। इज इट क्लियर? कम टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के आखिरी प्रॉब्लम पे हम आते हैं। आखिरी प्रॉब्लम फिर से कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। जरा ध्यान से समझिए क्योंकि देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों प्रॉब्लम्स काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्चुअली ये पेज नंबर 130 पे है। क्वेश्चन नंबर 5, अ लार्ज ट्रक एंड अ कार, दो चीजें हैं, एक बड़ा सा ट्रक है और एक कार है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v, दोनों किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? v वेलोसिटी से। have head on collision यानी सामने सामने से टकराते and both of them come to halt, रुक जाते। after that collision के बाद if the collision lasts for 1 second, अगर ये collision 1 सेकंड के लिए होता है तो इनमें से क्या क्या बातें पूछा जा रहा है, जरा बताइए। which vehicle experiences the greater force of impact, दो बहुत टकरा रहे, एक कार और एक ट्रक, दोनों टकराते आपस में। यानी कार जो है ट्रक में धक्का मार रहा है, ट्रक जो है कार को धक्का मार रहा है। पूछ रहा है बताओ जो इंपैक्ट फोर्स होगा किसका ज्यादा होगा, कार ज्यादा तगड़ा मारेगा या ट्रक ज्यादा तगड़ा मारेगा? तो लिसन माय डियर फ्रेंड, न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा आपने। क्या पढ़ा? कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली उतना ही फोर्स पहले वाले पे लगाता है। यही तो है एक्शन एंड रिएक्शन। Action and reaction is equal but opposite and acts and on two different bodies। यानी कार ट्रक पे धक्का लगाया है, इंपैक्ट फोर्स लगाया है, उतना ही इंपैक्ट फोर्स ट्रक कार पे लगाएगा। तो याद रखें क्या है पहला प्रश्न, which vehicle experiences the greater force of impact? तो जवाब होगा both will experiences equal। ए का जवाब क्या होगा? equal and opposite force। क्यों? ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंगली एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा वाला उतना ही फोर्स पहले वाले पे लगाता है, राइट? तो इसीलिए दोनों जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो सेम एक्सपीरियंस करेंगे। इज इट क्लियर? दूसरा प्रश्न देखें, which vehicle experiences the greater change in momentum? किस व्हीकल के मोमेंटम में ज्यादा बदलाव होगा? अब हम लोगों ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि भाई कोलिजन के पहले टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम सेम होता है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट में जो मोमेंटम में चेंज हुआ दूसरे में भी एग्जैक्टली उतना ही अपोजिट चेंज होता है, तभी तो सेम रहेगा।
लेकिन यहां क्या कर रहा पूछ रहा है कि विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, तो जवाब क्या होगा, सेम चेंज बट अपोजिट, सेम एंड अपोजिट चेंज। यहां पे भी इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट। क्यों, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। यानी एक जितना अपना मोमेंटम रिड्यूस करेगा, दूसरा वाला एग्जैक्टली उतना ही इंक्रीज करेगा, राइट। तो इसलिए जो टोटल मोमेंटम होता है तभी तो इक्वल होता है। तो याद रखना है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट टकराएगा तो ये नहीं कि एक में मोमेंटम ज्यादा बदलेगा दूसरे में कम बदलेगा, बोथ दोनों ऑब्जेक्ट में जो मोमेंटम में बदलाव आएगा, चेंज होगा, वो सेम होगा बट ओनली अपोजिट, डायरेक्शन अलग होगा, राइट। कम टू द नेक्स्ट। अब इसका तीसरा प्रॉब्लम देखें, तीसरा सेक्शन क्या कह रहा है, पूछ रहा है, जरा इसको देखते हैं। तीसरा सेक्शन पूछ रहा है विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा याद कीजिए। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स बाय मास। अब आपको हमने कहा कि जो दोनों ट्रक और कार दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे, जब टकरा रहे हैं तो दोनों पे फोर्स क्या लग रहा है, सेम एंड अपोजिट, केवल डायरेक्शन का फर्क है। फोर्स सेम है तो जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, यानी मोर मास लेस एक्सेलरेशन, लेस मास मोर एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब बताइए ट्रक ज्यादा मास का कि कार ज्यादा मास का, कार इज वेरी लाइटर देन द ट्रक। तो भाई कार की बात की जाए तो कार का जो मास है बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, एंड दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन जो होगा हमारे कार का वो बहुत ही ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर एक्सेलरेशन, तो क्या जवाब होगा, कार विल एक्सपीरियंस ग्रेटर एक्सेलरेशन। यानी बहुत तेज चलने लग जाएगा क्या, बोला नहीं माय डियर फ्रेंड, हकीकत में ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी रिटार्डेशन होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा, इसका मतलब सडन रुकेगा। इज इट क्लियर। तो ध्यान रखेंगे कौन ज्यादा एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, कार। क्यों करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, फोर्स सेम है दोनों का, इसलिए जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। इज इट क्लियर। कम टू द नेक्स्ट। अगला पूछ रहा है व्हाई इज द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन ट्रक। पूछ रहा है भैया कि ट्रक कम डैमेज होगा, कार ज्यादा, ऐसा क्यों। तो क्वाइट नेचुरल है कि भाई चूंकि कार का जो रिटार्डेशन है वो बहुत ज्यादा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। कार का जो एक्सेलरेशन है, फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है, लेकिन चूंकि कार का रिटार्डेशन एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, एंड दैट्स व्हाई द डैमेज ऑफ द कार इज मोर। Is it clear? So this was the solution of problem number 5 of NCERT page number 130. तो I hope that कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच जाए। राइट, आज यहीं तक रखेंगे हम अपना वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।